हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। बढ़िया मस्ती भरी रहेगी, शानदार रहेगी। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। लाइफ में सक्सेस की आपकी गारंटी मैं ले लूंगा। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, वो करिए जो आपने अभी तक ना किया हो, तो आप सक्सेस हो पाओगे। सही है। चलिए सक्सेस की परिभाषा भी बताएंगे कि क्या होती है। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए सभी बच्चे। जय श्री कृष्णा सभी को। चलिए जितने भी बच्चे आ गए उतना ठीक है, बाद में देख लेंगे। कुछ बच्चे हम हमारे निर्धारित समय के आसपास ही क्लास को अटेंड किया करेंगे। अब देखिए बेटा, हाँ क्या होता है, मैंने अभी 11th की क्लास ली है बेटा, जस्ट तुरंत ही लगभग 1:45-50 पे खत्म की है क्लास। तो वैसे तो जल्दी हो जाती, लेकिन बीच में उनकी क्लास रुक गई थी, तो इसलिए क्या 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाती है क्लास, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आज आपकी क्लास आधा घंटा लेट हो चुकी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50-55 मिनट की आपकी क्लास रहेगी, जिसमें हम शानदार टॉपिक पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था लास्ट, जल्दी बताइए। कल हमने क्या पढ़ा था? कूलोम का नियम, जो क्या कहता है, जल्दी से। दो आवेशों, क्या कहता है, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या आता है? Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, जो नियतांक एसआई पद्धति में वायु या निर्वात के लिए बड़ा खतरनाक होता है। कैसा होता है? ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिससे कि हमारा एफ हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये हमारा होता है बल। यहाँ पर जो एप्सिलॉन होती है वह क्या होती है? अरे वायु या निर्वात की विद्युत शीलता, जिसके बारे में मैंने कल आपको बहुत सी चीजें बताई थी। वायु या निर्वात की विद्युत शीलता के बारे में, जिसकी वैल्यू लिखिए जल्दी से, कितनी होती है? 8.856 गुणा 10 की घात -12। 12 ही थी ना, -12। और मात्रक क्या था? अरे मात्रक होता है कूलोम का स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने बताया था। इसके बाद हमने कुछ और चीजें भी देखी थी। माध्यम के लिए बात करेंगे तो क्या देखा था बेटा? माध्यम के लिए जिसका परावैद्युतांक क्या है? के। माध्यम का परावैद्युतांक, ये भी एक चीज होती है। तो क्या आ जाता है? तो जो लगने वाला बल होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में कौन आ जाता है? किया जाता है ऊपर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे के ऐसे। इसकी जगह पे यदि आप क्या लिखो? एप्सिलॉन नॉट के की जगह पे आप अकेला एप्सिलॉन लिख सकते हो। ये क्या है बेटा? आपकी आपेक्षिक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, या माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। तो हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, अकेला नोड नहीं लगाएंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया था। चलिए इसका मान भी हमने देख लिया था, कितना होता है बेटा आपका? वायु या निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सत्य सत्य में आ जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 गुणा 10 की घात 9। और पता है ऊपर क्या दे देता है? पता है क्या दे देता है? ऊपर दे देता है आपका कूलोम का स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, और बच्चा उसको सही लगाकर आ जाता है। जबकि ये गलत है, यहाँ पर ये मात्रक नहीं आएगा, पलट के आएगा। मात्रक आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का प्रति कूलोम का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपका जो एप्सिलॉन है वो 1 के बटे में है। तो बच्चा क्या कर देता है? इसको सही कर देता है बिना मात्रक को देखे हुए। तो ये इतना मैंने आपको बता दिया। अब जिस बच्चे ने कल की लाइव क्लास देखी होगी उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो को आपकी अपलोड कर देता हूं, और अभी आपकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी, आपने देख ली होगी। यदि नहीं देखी हो तो अब देख लेना। चलिए अब देख लेना। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना।
किताब के अनुसार चलता हूं मैं, किताब के टॉपिक के हिसाब से हम बात करते हैं। तो किताब का टॉपिक के हिसाब से अब टॉपिक है बेटा विद्युत क्षेत्र एवं इसका महत्व। बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम कराएंगे, आप घबराए ना। जो बनते हैं, जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, उतने न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको अभी नीट की तैयारी नहीं करा रहा हूँ। नीट की तैयारी कराता तो ये सब क्लास में नहीं होता। मैं आपको करा रहा हूँ आपके परीक्षा की तैयारी, ठीक है। अब जब नीट की तैयारी होगी तब उसमें केवल न्यूमेरिकल अकेले चलते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा हमारा, विद्युत क्षेत्र। क्या टॉपिक है बेटा हमारा, विद्युत क्षेत्र तथा उसका महत्व, विद्युत क्षेत्र तथा उसका महत्व, ठीक है। तो सर ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कैसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, क्यों आया, कैसे आया, क्या हुआ, ठीक। तो बेटा मेरी बात एक बात ध्यान से सुनिए, विद्युत क्षेत्र की जो संकल्पना है वो क्यों आई अपने कोर्स में। देखो विद्युत क्षेत्र की संकल्पना आने का कारण क्या है प्यारे बच्चों, आवेश होता है। अब उसके चारों तरफ कुछ जगह ऐसी होती है जिसमें अन्य किसी आवेश को यदि हम लाते हैं और वो उसी आवेश की प्रकृति का है, तो क्या होगा बच्चे, वो उसे प्रतिकर्षित करेगा। और यदि वो सेम प्रकृति का है तो प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत प्रकृति का है, जैसे धनावेश है और आ कौन रहा है बेटा आपका ऋणावेश, पास में लेके आए, तो वो उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो प्यारे बच्चों उसकी आकर्षण शक्ति या उसकी प्रतिकर्षण शक्ति कितनी एरिया पर काम कर रही है, बात समझे आप, कितने एरिया पर काम कर रही है, उसको हम बोलते हैं बेटा उस आवेश का विद्युत क्षेत्र। देखो आवेश किसी वस्तु पर है या आवेश है तो उसका तात्पर्य क्या होता है बेटा, सीधा बताओ। उसका तात्पर्य क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या है, मैंने क्या बोला, क्या बोल रहा हूं मैं, आवेश है। तो बेटा उस पर हम बोलते हैं ना, किसी वस्तु पर आवेश है तो उस वस्तु में क्या है, विद्युत, और उस विद्युत को बहने नहीं दिया जा रहा, तो वो कौन सी विद्युत है, स्थिर विद्युत। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि जो आवेश है वो विद्युत है, तो वो विद्युत का कुछ ना कुछ एक एरिया होगा जहां तक उसका प्रभाव लग रहा होगा, उसको हम बोलते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र। ये तो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, आया हो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझो जैसे कि आपका एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक। तो एक इतनी जगह मैंने मान ली, गोलाकार ही मान ली मैंने, जरूरी नहीं है गोलाकार हो, इतनी जगह मैंने मान ली, यहां तक इसकी चल रही है। सर चल रही है मतलब, अरे चल रही है मतलब, चल रही है मतलब जो हो रहा है कि भैया इस बीच में कुछ भी होगा तो इससे हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। कैसे, जैसे एक अन्य आवेश है प्लस क्यू, मैं यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे लेके आया अन्य आवेश इसके जैसे, तो यहाँ पर अभी इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा। तो जैसे मैं इसको बाहर चला रहा हूं या बाहर कुछ भी कर रहा हूं तो कोई बल ये नहीं लगा रहा है। क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि इसके बल लगाने की एक लिमिट है। और जैसे ही इस लाइन के अंदर में इस प्लस क्यू आवेश को लेके आऊंगा, जैसे ही मैं इस प्लस क्यू आप इसको लाइन के अंदर, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित, क्या करेगा, प्रतिकर्षित। सर कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, कैसी बात करते हो, अभी हाल ही तो पढ़ा के आए, कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा, 1/4πε0। ये Q1 है और ये Q2 है, मान लो Q1 Q2, और बीच की दूरी का स्क्वायर, ये बल लगने लगेगा। यहाँ पे ले आए तो, यदि इसको आप यहाँ पे ले आए तो बल लगने लगेगा, यहाँ पे ले आए तो भी बल लगेगा। निर्भर किस पे करेगा, ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है और ये दूरी अलग है, यहाँ बल अलग लगेगा, यहाँ बल अलग लगेगा, यहाँ बल अलग लगेगा। ये सब सेम रहेगा, ये सेम है, ये सेम है, अकेला कौन बदल जा रहा है, आर बदल रहा है। जितने पास में लेके आ रहा है उतना ज्यादा बल बढ़ता चला जाएगा। तो बेटा विद्युत क्षेत्र की संकल्पना सुनिए, अब परिभाषा सुनिए विद्युत क्षेत्र की, क्या आएगी कि किसी आवेश या आवेश समुदाय, एक अकेला आवेश था या कोई बहुत सारे आवेश हैं, तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, अर्थात कोई आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो क्या बोलेंगे, किसी आवेश, लिखिए मेरे साथ, किसी आवेश या आवेश समुदाय, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को
अनुभव किया जाता है। अर्थात अर्थात उस आप उसमें क्या करेंगे, अर्थात जहां कोई आवेश रखने पर, अर्थात उस एरिया में जहां कोई आवेश रखने पर वह क्या करे, अगर उसकी प्रकृति का है तो प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति का है तो आकर्षण, वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें। बस ये परिभाषा आपको समझना है, ठीक है। चलिए अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके। अर्थात देखो, क्षेत्र मतलब एरिया, एरिया मतलब इलाका, इलाका मतलब जहां तक भैया चल रही हो। इलाका किसका होता है, गुणों का। तो उन गुणों का इलाका कहां तक होता है, जहां तक उन गुणों की चल रही हो। तो बस आवेश अपना गुंडा है, इसकी जहां तक चल रही है वो इसका क्या है, इलाका, एरिया, क्षेत्र। समझ गए, समझ गए। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना। यदि एक कहीं भी एक आवेश रखा हुआ है, जैसे इस बिंदु पर क्या रखा हुआ है, कोई भी एक आवेश रखा हुआ है, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है बेटा, अपने आप ही स्थिर आवेश, अपने आप ही इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसे, कूलाम के नियम से बेटा। उस अन्य कोई आवेश इस क्षेत्र में आएगा तो उस पर इस आवेश के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। और इस बल जो जहां तक लगेगा वही इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब ध्यान से सुनना आगे। और ये भी हमें पता है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न है। कैसे, अरे यहां तक कोई आ गया, यहां पे आएगा तो उस पर अलग प्रतिकर्षण लगेगा, यहां पर आएगा तो अलग प्रतिकर्षण। मतलब यदि सेम प्रकृति का है तो चलो ये Q3 है, ये Q2 है। अगर कोई यहाँ आ गया तो ये इस तरीके से, तो ये Q है, Q1, Q2, Q3, इन पर सब पर अलग अलग बल लगेगा, क्योंकि इनकी बीच की दूरियां कैसी हैं, अलग अलग हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। और लगने वाला जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तुम इतनी बात समझ गए होंगे कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर समान है, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र होता है। तो मेरी इतनी बात समझ में शायद आ गई होगी। अब देखिए बेटा, अगला विद्युत क्षेत्र तो क्या है, नाम है। मेन तो हम पढ़ते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता नहीं है तो फिर तीव्रता का तात्पर्य क्या हुआ सर, पहले तो ये बताइए। तीव्रता का तात्पर्य क्या हुआ, तीव्रता तात्पर्य बल तो लग रहा है लेकिन कितना, कल बात की थी ना हमने, बल तो लग रहा है कितना। जैसे मान के चलो एक दोस्त आया आपके पास और आपके दोस्त ने आपसे बोला कि यार भाई मुझे उसने मारा या थप्पड़ मारी। तो अब हो सकता है उसने थप्पड़ ऐसे मारी हो, चट इस तरीके से, ऐसे ये थप्पड़ मारी, या फिर हो सकता है तेज मारी, या फिर हो सकता है इतनी तेज मारी कि पांचों की पांच फिंगरप्रिंट आ गए हो गाल पर। तो निर्भर करता है भैया कितनी तेज। सामने वाले पूछेगा भाई कैसे, मजाक में मारी के रियल में, या फिर बहुत जोर से कूट काट दिया। समझ में आई मेरी बात को। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि कोई कार्य किया गया कितना तीव्र। तो उसी तरीके से यहां पर विद्युत क्षेत्र तो है लेकिन उसकी तीव्रता कितनी है और ये किस चीज पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा सुनी सर। इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे निकालेंगे कि एक एक हम परीक्षण आवेश लेके आएंगे। उस परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, उस बल में उस परीक्षण आवेश का भाग दो आप, या एक परीक्षण आवेश यदि वो एकांक आवेश है और उस पर विद्युत क्षेत्र में जो बल लग रहा है उसी बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा सुनिए बेटा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है, देखो, आवेश है, उसका विद्युत क्षेत्र है, तो उस विद्युत क्षेत्र के
अलग अलग जगह पे विद्युत क्षेत्र अलग अलग, तो तीव्रता भी क्या होती है, अलग अलग। इसीलिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, किस पर? उस बिंदु पर जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, उस बिंदु पर एकांक धनावेश हमने रख दिया। सर एकांक धनावेश तात्पर्य एक कूलम आवेश, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के समान होती है। समझे, ये परिभाषा है। सर ये क्या है परिभाषा? क्या बेटा, एकांक आवेश का मतलब क्या है? एक कूलम आवेश। ये कल्पना मात्र है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु पर एक कूलम धनावेश का तात्पर्य क्या है आप सभी जानते हो। कैसे? जैसे मान के चलो, कोई भी मैं मान के चलूं कि ये आपका क्या है विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश का, ये तो इस जगह पर एकांक आवेश रखा हुआ माने, और उस पर इसके कारण जो बल लग रहा है, यहां पर क्या मान लिया हमने? एकांक आवेश मान लिया Q1। ये क्या है? एकांक आवेश। क्या है? एकांक आवेश। अब एकांक आवेश अगर यहां पे रखा हुआ है बेटा, ठीक है, तो उसका तात्पर्य मैंने तुम्हें अरे बताया था ना, एकांक आवेश का मतलब इस पर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। तब है ये एकांक धनावेश। इतनी कमी होनी चाहिए इस आवेश पर, इस बिंदु पर, जो कि इतनी सरल नहीं है। इसलिए बेटा एकांक आवेश की जगह हम लेते हैं एक अल्प परिमाण का धनावेश। क्या? अल्प परिमाण का धनावेश। नहीं तो पता चलेगा कि इसका ही जितना विद्युत क्षेत्र नहीं है, उससे ज्यादा तो इसका विद्युत क्षेत्र है। पता चला ये इतना ही गुंडा नहीं है, जिससे बड़ा गुंडा ये है। पता नहीं क्या रे, क्या गुंडा बनेगा तू है? क्या ये आगे इससे बोलता क्या रे, क्या गुंडा बनेगा तू? ये खुद इसको वापस अपनी तरफ खींच लेता है। आई समझ में? ये तो इसलिए इस एकांक आवेश की जगह पर अब परिभाषा यहां लिख सकते हो कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के समान होती है, या फिर इस एकांक धनावेश की जगह हम लेते हैं बेटा एक अल्प परिमाण का परीक्षण आवेश। क्या लेते हैं? अल्प परीक्षण करने के लिए, बहुत कम परिमाण है उसका, अल्प परिमाण का परीक्षण आवेश लेते हैं, धनावेश रखते हैं। परीक्षण आवेश इतने कम परिमाण का होना चाहिए, जो परीक्षण आवेश है वो इतने कम परिमाण का होना चाहिए कि जिसका विद्युत क्षेत्र है, जैसे मेरा विद्युत क्षेत्र है, तो मेरे विद्युत क्षेत्र पे उसके विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस आवेश को हम लेके आ रहे हैं उसका भी तो विद्युत क्षेत्र होगा। समझाई? तो इसलिए परीक्षण आवेश इतने अल्प परिमाण का होना चाहिए, कितने अल्प परिमाण का, जिससे लाने वाला जो आपका आवेश है, लाने वाला जो आवेश है वो जिस आवेश का विद्युत क्षेत्र है उस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालना चाहिए। ऐसी कंडीशन होती है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? परिभाषा सुने। हो गया ये विद्युत क्षेत्र, इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र। अब देखिए क्या परिभाषा लिखेंगे, अतः विद्युत क्षेत्र में, अतः हम यहां पे लिख सकते हैं, हम एकांक धनावेश अर्थात एक कूलम आवेश, क्या लिखा मैंने? अर्थात एक कूलम आवेश के स्थान पर कम परिमाण का क्या करते हैं? कम परिमाण का परीक्षण आवेश, कम परिमाण का परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। मतलब लेके आते हैं या कल्पना करते हैं उसकी जगह पे, ठीक है, क्योंकि एक कूलम आवेश बेटा बहुत अधिक होता है, और ये परीक्षण आवेश इतना कम परिमाण का होता है कि इससे जिस 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 आवेश का विद्युत क्षेत्र है उसके विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब गुंडा छोटा आना चाहिए, बड़ा वाला नहीं आना चाहिए। तो अतः हम क्या लिखेंगे? अतः विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा? जल्दी बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे, किस बिंदु पर? जिस पर हम निकाल रहे हैं,
उस बिंदु पर रखे, ढंग से देखना, उस बिंदु पर रखे एक अल्प परिमाण, एक अल्प परिमाण के परिणाम, ये परिमाण लिखेंगे, अल्प परिमाण के परीक्षण धनावेश, परीक्षण धनावेश जिसको हम Q0 से दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे, Q0 से दर्शाएंगे, ठीक है। परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल, परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण धनावेश, परीक्षण धनावेश की निष्पत्ति, परीक्षण धनावेश की निष्पत्ति के समान होता है, परीक्षण धनावेश की निष्पत्ति के समान होता है। चलिए, अर्थात क्या करेंगे बेटा, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर देखिए, अब मैं लिख रहा हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बेटा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जल्दी से, परीक्षण हिंदी में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और बटे में आ जाएगा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। चलिए, तो क्या आ जाएगा बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रेजेंट करते हैं, तो ई बराबर लगने वाला बल एफ, और परीक्षण धनावेश कितना है आपका E0, Q0, तो ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, ई बराबर कितना होता है एफ अपॉन क्यू। क्या आ गया इसमें नोटिफिकेशन, चलो आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में, ई बराबर एफ अपॉन Q0, ये मान रख दिया, आप परिभाषा देख लो ढंग से। अरे प्यारे बच्चों, इतनी सी बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक धनावेश पर लगने वाली बल। अब एकांक धनावेश इतना ज्यादा होता है कि वो जिस आवेश का हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उसके आवेश के विद्युत क्षेत्र को ही प्रभावित कर देगा, इसलिए हम एकांक धनावेश की जगह कम परिमाण का क्या लेते हैं, कम परिणाम का क्या लेते हैं, परीक्षण आवेश। तो क्या करेंगे, किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परीक्षण आवेश जो लेके आए उस पर लगने वाला बल और वो परीक्षण आवेश दोनों की निष्पत्ति, निष्पत्ति मतलब होती चाय पत्ती, क्या बात कर रहे हो, अरे चाय पत्ती नहीं, निष्पत्ति मतलब होता है बटे अनुपात, समझ गए ये वाली बात, उसके अनुपात के बराबर होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बटे परीक्षण आवेश, तो ये परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है और ये परीक्षण आवेश है, इस तरीके से लिख सकते हो। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इधर देख लो बेटा, विद्युत क्षेत्र, बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शॉर्ट में हम विद्युत क्षेत्र भी लिखेंगे, हाँ विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शॉर्ट में हम एक ही बात लिखेंगे। देखो क्षेत्र और क्षेत्र की तीव्रता ये कोई अलग नहीं है, क्षेत्र है तभी तो तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। सर इसकी दिशा कहाँ होती है, तो तुरंत ही कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो ना तो आप क्या निकालो, लगने वाला बल और तुरंत ही जिसकी दिशा, दिशा कहाँ होती है, अरे परीक्षण जो है ना, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में, बल की दिशा में होती है। तो परीक्षण आवेश पर बल कहाँ लगता है, परीक्षण आवेश पर बल कहाँ लगता है, अरे बेटा बल की दिशा कल नहीं बताई थी कूलाम के नियम में, तो जो बल की दिशा होगी, देखो परीक्षण आवेश धनावेश है और हमारा विद्युत क्षेत्र भी धनावेश के कारण, तो बेटा प्रतिकर्षण, तो बिल्कुल दोनों को मिलाने वाली रेखा करेंगे, जिधर बल उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। चलो अब इसके बाद मात्रक और विमीय सूत्रों पे आ जाएंगे, तो पहले तो ये देख लो इतना सब कुछ आ गया क्या समझ में, जल्दी बताइए इतना सब कुछ आ गया क्या समझ में, विद्युत क्षेत्र आ गया क्या समझ में, सदिश राशि है, दिशा कहाँ होती है, बल पर लगने वाली दिशा में ही होती है, E बराबर एफ अपॉन Q0, ये समझ में आई गया भैया। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसकी चल रही हो। चलो इतना समझ में आ गया है। चलो तो अब बेटा इसका क्या, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या आ जाएगा, जल्दी देखो, विद्युत क्षेत्र का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, जल्दी बताओ। तो बेटा ई का मात्रक चाहिए, तो ऊपर क्या जाएगा, एफ का मात्रक, जो क्या है न्यूटन, और नीचे क्या है, चलो ले ऐसे लिख लो अच्छे से कि भैया ई का मात्रक बराबर में एफ का मात्रक और बटे में, जल्दी बताओ, क्यू का मात्रक। तो सभी जानते हैं क्या जाएगा, ई का मात्रक यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या जाएगा, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलोम। तो न्यूटन प्रति कूलोम, या आप इसको ऐसे भी लिख लेना, न्यूटन प्रति कूलोम। अब आ जाओ इधर, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालेंगे, कैसे आ जाएगा, तो बेटा न्यूटन का विमीय सूत्र क्या है, जल्दी बताओ, MLT-2, बल का याद कर लेना, और कूलोम का कितना होता है, मैंने बता रखा है AT, कितना होता है AT, AG नहीं AT। तो बेटा ए ऊपर तो है ही नहीं है, M अकेला है, L ऐसा का ऐसा ही, T ऊपर पहुंच गया तो क्या का हो जाएगा, -3 और A की घात -1। तो ये दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, इधर लिख देता हूं MLT की घात -3 A की घात -1। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है। आ गया, हाँ आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, चल रहा है, चलने दो, अभी तो टाइम है, 2:30 बजे हैं, अभी तो अपने पास 25 मिनट और हैं पढ़ने के लिए, इसमें तो मैं बहुत कुछ करा दूंगा। तो ये हो गया बेटा विद्युत क्षेत्र का मात्रक और विमीय सूत्र, ध्यान से, विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो ही गई, मात्रक हो ही गया। चलो अब इसके बाद आएगा, इसको साफ कर दूं मैं नीचे, टॉपिक 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 टॉपिक, मैं तो टॉपिक से पढ़ा था, खीर पूरी खाता। चलिए देखो, तो क्या है बच्चे, हाँ क्या है, मात्रक डन, विमीय सूत्र डन, दिशा डन, सदिश राशि डन, सूत्र डन, ये सब चीजें डन, डन डना डन, टन टना टन। चले अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र में, यदि कहीं पे विद्युत क्षेत्र है, मजे देखो, कहीं पे विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण है, आवेशित कण पर बल लगेगा नहीं लगेगा, तो वो कितना लगेगा, अरे हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो लगने वाला बल और बटे आवेश कण, तो F बराबर कितना हो जाएगा आपका, F बराबर QE, बात खत्म, समझ में आ गया। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, यदि Q आवेश E विद्युत क्षेत्र में कहीं भी है तो उस पर बल कितना लगता है, QE, बस QE, ये इतना बल लगता है। इसके बाद कह रहा है विद्युत क्षेत्र का महत्व क्या है, तो हल्का सा मैं पढ़ के बता रहा हूँ, थ्योरी लिख रही किताब में, अब मैं बेटा पूरी किताब को लिख के तो तुम्हें बता नहीं सकता, तुम कोई एक्सपेक्ट करो है, कोई भी बच्चा, मान लो कोई बच्चा नया है जो मेरा स्टूडेंट नहीं है पहले कभी, तो वो एक्सपेक्ट करे कि सर आप बोल के क्यों बता रहे हो, आप, मैं पूरी किताब लिख के बताऊं, मैं पूरी किताब बता रहा हूँ, ये कितनी बड़ी बात है। आप दुनिया के पूरे यूट्यूब चैनल खगोर लेना, कहीं भी आपको इस टाइप की फिजिक्स नहीं मिलेगी, अलग टाइप की फिजिक्स मिलेगी। वो अलग टाइप की फिजिक्स होती है जो आपके परीक्षा में लिखाई पढ़ाई जाती है, वो वाली फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाता। चलो और फ्री में आगे देखो, तो जैसे विद्युत क्षेत्र का महत्व सुनिए, अब क्या है, क्या भौतिकी में क्षेत्र शब्द का अर्थ है ऐसी राशि जो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो, क्षेत्र का तात्पर्य ये ऐसा है, भौतिकी में पता नहीं कहां लिख रही जब भौतिकी में, किन्हीं आवेशों के निकाय के चारों ओर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें यह बताता है कि उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर रखने पर वह कितने परिमाण के बल का किस दिशा में अनुभव करेगा। सही बात है, ये तो विद्युत क्षेत्र में क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र में यही बताएगा ना कि कितने परिमाण का बल और किस दिशा में वो अनुभव कर रहा है। सही बात है ये, जहां तक तो अब किताब में लिख रही सही होगी। जबकि परीक्षण आवेश पर उस निकाय को प्रभावित नहीं करता, परीक्षण आवेश बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था ना, परीक्षण आवेश हमें इतने कम परिमाण का लेना है कि जो उस निकाय के आवेश को, के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र उस परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। सही बात है, अरे जो आप आवेश लेके आ रहे हो उस पर विद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं करता। अरे प्यारे बच्चों कैसी बात करते हो तुम, तो कैसी बात करते हो कि मतलब ये कि आवेश है, अब कोई
परीक्षण आवेश आया ही नहीं अभी तो, अरे तो विद्युत क्षेत्र तो तब भी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो तब भी है। समझना, विद्युत क्षेत्र लाने वाले परीक्षण आवेश के परिमाण पर निर्भर थोड़ी करता है। अरे कैसे करेगा, वो नहीं आया था तब भी क्या विद्युत क्षेत्र था। जब भी कहीं आवेश होता है उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है 24/7, कोई टेंशन नहीं है। फिर कह रहा है रखा हुआ माना जाता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसका परिमाण व दिशा अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग, सही बात है। तो इस प्रकार किसी आवेश निकाय के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात होने पर हम उस बिंदु पर किसी भी आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हमें उस आवेश के निकाय के बारे में ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता है। मतलब आवेश किस टाइप का है ये जरूरी नहीं है पता, हम बल की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का क्या है, महत्व है। अरे कुल मिला के ये पूरी लाइन का एक अर्थ समझ लो, समरी। पूरी लाइन का अर्थ सिंपल सा इतना सा है बच्चों कि जो विद्युत क्षेत्र होता है ना वो परीक्षण आवेश के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है या लाने वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता, वो तो वैसे भी होता है, पहले होता है। ठीक है, चलो अब सुनिए। अब अगला पहला व्यंजक आपका विद्युत क्षेत्र से संबंधित बड़ा खतरनाक है। बड़ा खतरनाक नहीं मतलब बड़ा अच्छा है, और ये आपको अगले पूरे पाठ के लिए काम आएगा। क्या है सर, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, पहले ही मान लेना परीक्षा में आता है, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। सर एक बिंदु आवेश अकेला विद्युत क्षेत्र, तो तुमने कही सर होता तो है E बराबर F/Q टी टुई टिन टुनाई। अरे ऐसा नहीं, पूरा व्यंजक बताओ, लगने वाले बल के पदों में भी बताओ, तो हम लगने वाला बल निकाल लेंगे। तो हमने मान लिया कि माना कि O एक बिंदु है, ठीक है, वो एक बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है R दूरी पर। ध्यान से सुनना, पहले मैं चित्र बना देता हूं। ठीक, यहां पर O एक बिंदु है, ये डिशियां, उस पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है R दूरी, कहीं भी मान लो पूरी ब्रह्मांड में जितना दुनिया में, R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, उसके विद्युत क्षेत्र में। अरे विद्युत क्षेत्र से बाहर थोड़ी होगा बल, नहीं लगेगा, टोई टोई नहीं लगेगा। समझ में आ रही कि नहीं बात है। तो विद्युत क्षेत्र में कौन है, एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सर लिख लो, लिख लेंगे। माना कि चित्र में एक बिंदु O है, एक बिंदु O है जिस पर, एक बिंदु O है जिस पर क्या लगा है, एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर, R दूरी पर आवेश के विद्युत, आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, करते हैं। चलो, तो जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम 2 रोटी खा के सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसके लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, एक अल्प परिमाण का, लिख लेना, एक अल्प परिमाण का परीक्षण आवेश, एक अल्प परिमाण का परीक्षण आवेश Q रखा हुआ, Q0 रखा हुआ मानते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हमने मान लिया बेटा कि Q0 रखा हुआ है यहां पर, तो इस Q0 पर लगने वाले बल और इसकी निष्पत्ति के बराबर होती है, हम जानते हैं। तो अब हमने रखा हुआ मान लिया, तो अब हमने पहले तो इस पर लगने वाला बल निकाला। अब बिंदु P पर, बिंदु P पर
रखे रखे परीक्षण आवेश, बिंदु पी पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल निकालो। पहले तुम लगने वाला बल, कितना बल लगेगा अगर सेम प्रकृति का है तो जल्दी बताइए। तो कितना बल लगेगा, वायु या निर्वात में रखा है तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू बटे बीच की दूरी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो जाता है यहां पर। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसकी दिशा की। तो इसकी दिशा भटक जाते हैं, नहीं भटकते हैं। दिशा क्या होंगी, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदैश अर्थात ओपी वेक्टर। दिशा क्या आएगी, ओपी वेक्टर, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदैश। ये बेटा धनावेश है, ये भी धनावेश है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। कैसा ऋणावेश होगा तो अरे कुछ नहीं, दिशा अकेली बदल जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। चलो ये आ गया इतना समझ में। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते हो बच्चा। क्या जानते हैं कि अब हम जानते हैं बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां से आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होती है। तो अब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, मान लो E है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हिंदी में नहीं लिख रहा, E बराबर F/Q0। तो रख दीजिए, क्या रख दीजिए, रख दीजिए आप तो जो है आपके पास क्या समीकरण 1 में F का मान। सर इतना खतरनाक मान कैसे रखा होगा, अरे रखो सही, घबराते क्यों हो। 1/4πε0 Q और Q0 ये आ गया, और बटे में क्या आएगा R का स्क्वायर, और इस पूरे के बटे में क्या आएगा बेटा आपका, इस पूरे के बटे में क्या लिख रही है आपकी Q0। तो ये Q0 से Q0 कट गया, तो E बराबर कितना आ गया 1/4πε0 और Q/R का स्क्वायर। तो ये क्या आ गई, न्यूटन प्रति कूलम। सर इसकी दिशा कहाँ हुई, लगने वाले बल की दिशा में, और बल कहाँ लगता है, O से P की दिशा में। तो ये दिस इज क्या है, यह क्या है, यह क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे रे 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 गोली मारे, अरे रे 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 आ गया। यही क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बिंदु आवेश था, उसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु मान लिया P, उस पर एक आवेश लेके आ गए, निकालने लगने वाला बल निकाल लिया। हम जानते हैं बल बटे आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की। और इस व्यंजक में तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि जो परीक्षण आवेश हम लेके आ रहे थे उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर ही नहीं कर रही, नहीं कर रही, सही बात है। तो ये क्या है बेटा, ठीक है। इस तरीके से यदि हम आगे बात करें, यदि अब देखिए यहाँ पे क्या रखा होता बेटा, प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू रखा होता तो क्या होता, तो बेटा बिंदु पी पर तब भी हम Q0 को लेके आए, तो अब लगने वाला बल कहाँ आ जाता, इधर आ जाता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाती, E वेक्टर इधर ही हो जाती। समझ गए, धनावेश है तो दूर की तरफ फिर हो जाती वो आपकी PO वेक्टर, कोई टेंशन ना है, लेके हम हमेशा अल्प परिमाण के धनावेश को ही आते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया क्या समझ में। यदि तुम सदिश रूप में लिखो तो सर सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, अरे सदिश रूप में कुछ नहीं लिखा जाता, सदिश रूप में ये लिखते हैं, जो परिमाण है, सदिश राशि तो है नहीं है, तो सदिश रूप में कभी किसी व्यंजक, मैंने कूलाम का नियम भी लिखवाया था ना, तो सदिश रूप में किसी व्यंजक को लिखें यदि उसमें सदिश राशि नहीं हो तो, अब इसमें ना 1/4πε0 Q/R², कोई सदिश नहीं है, तो बेटा इस ये जो आपकी दूरी है इसकी दिशा में एकांक सदिश हमने मान लिया R कैप, क्या मान लिया, R कैप, बस इसी प्रकार से हो गई है आपकी दिशा। यदि एक बात और देख लेना, यदि माध्यम
यदि ये क्या आवेश कहाँ रखा हो बेटा, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के है, यदि एक ऐसे माध्यम में रखा है, ये सब ऐसे माध्यम हो रहा है जिसका परावैद्युतांक के है, तो अर्थात जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसमें क्या हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 1/4πε0 संज्ञा कौन आ जाएगा, के, और Q अपॉन R का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, यहां से हमें एक बात स्पष्ट हो रही जो कि तुम्हारी ओटी में आती है परीक्षा में कई बार, कि जो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान से, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत बढ़िया बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सर ये इतना ज्यादा क्यों बता रहे हो, क्योंकि आगे हम एक द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे जिसमें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला टॉपिक दे रखा है, अगला टॉपिक दे रखा है, क्या दे रखा है कि अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, क्या दे रखा है, अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। फिर इस पर मैं कुछ सवाल ववाल करा दूंगा तुम्हें। हाँ बढ़िया है, अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। साफ सूप मेरी हुई हुई, कर दे साहब, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। अब अनेक आवेशों के कारण लगने वाला बल है, तो बस बल कैसे निकालते हैं अनेक आवेशों के कारण, वही अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है, कुछ नहीं, जैसा है वैसा है। जैसे एक बात करें, जैसे ध्यान से सुनना, बढ़िया टॉपिक है, अनेक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। टॉपिक देखना, अनेक आवेशों के निकाय, अनेक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, अनेक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। निकाली भैया अनेक आवेशों के, मतलब, मतलब कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अच्छा, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, चलो, तो किसी का विश्वास, ये बिंदु P है इन दोनों के विद्युत क्षेत्र में। अब बिंदु P के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, इसके कारण भी और इसके, ये अलग आवेश है, ये अलग आवेश, इससे इसकी दूरी निकाल लो, इससे इसकी दूरी निकाल लो, तो दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर है। हाय 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 हाय, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r मान लो। तो बेटा इस आवेश से इसकी दूरी मैंने यदि x मान ली, तो बच्चा बच्चा मुझे बताएगा, भारत का बच्चा बच्चा मुझे बताएगा कि इन दोनों के बीच की दूरी r है और इन दोनों के बीच की दूरी x है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अरे r में से x घटा दो, r माइनस एक्स, r माइनस एक्स। क्या करें हम, दोनों सजातीय आवेश है, ध्यान रखना, दोनों सजातीय। अब एक काम करो, बिंदु P पर, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लेके आइए, ले आए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने निकाला आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितनी आएगी, तो उसको मान लो E1 वेक्टर, सूत्र क्या आएगा 1/4πε0, और ऊपर क्या आ जाएगा आवेश कौन सा Q1, बीच की दूरी इन दोनों की कितनी है x, इसकी दिशा कहाँ आएगी जल्दी बता दो, तो प्रतिकर्षण है, तो बेटा कहाँ आएगी, इधर आएगी, तो इसका मतलब E1 वेक्टर इधर आ गया। दिशा आ गई Q1 से Q2, Q1 से Q2 की ओर, आप ऐसा कह सकते हो। चलो आ गया समझ में, दिशा Q1 से Q2 की ओर। ये समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, 1। अब निकालेंगे बेटा आवेश Q1 Q2 के कारण, किसके कारण, पहले तो अलग अलग निकाल लो, आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितनी आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जल्दी बताओ। E2 मान लूं, E2 क्या होता है, 1/4πε0, क्या आ जाएगा Q1 की जगह Q2। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r माइनस एक्स। क्यों गड़बड़ कर दी ये तो, अरे बेटा स्क्वायर आएगा इसका, अरे बेटा कैसी बात करते हो, अरे बेटा अभी वाली बताया था मैंने तुम्हें, और तुम गलत लिखवा रहे हो मेरे से। 1/4πε0
और क्या आया था Q अपॉन R का स्क्वायर, और मैं चिल्ला चिल्ला के कह भी रहा था। तो फिर यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ भी क्या आएगा दूरी का स्क्वायर। सर इसकी दिशा कितने आएगी, तो इसकी दिशा कितने आएगी, इसकी दिशा आएगी, ये भी धनावेश ये भी धनावेश, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो E2 वेक्टर, तो बेटा ये इसको इधर भगा रहा है, ये इसको इधर भगा रहा है, बीच में बेचारा लटक रहा है। यदि ये स्थिर है, यदि ये, अब तुमसे कोई कहे कि ये परिणामी निकालिए, तो कुछ नहीं करना हमें, जो ज्यादा होगा उसमें से कम को घटा देंगे। परिणामी कैसे निकालेंगे, इसकी दिशा अलग है, इसकी दिशा अलग है, ज्यादा वाले में से कम को घटा देंगे। एक एक किसको खींच रहा है, ऐसे मैं ये पेन को खींचूं इस तरीके से, ठीक है, विपरीत दिशा में, तो कहाँ को जाएगी पेन, यदि इधर जा रही है मतलब, इधर जा रही है मतलब इसका परिमाण ज्यादा है, अगर पेन इधर जा रही है मतलब इसका परिमाण ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, परिणामी कैसे निकालूंगा, तो दोनों खींच रहे हैं, तो इधर जा रही है मतलब इसके परिमाण में से इसके परिणाम को घटा दीजिए। तो क्या जाएगा, अब ज्यादा कौन है कम कौन है, ऐसा तो कुछ इसमें स्पष्ट हो नहीं रहा है, लेकिन यदि दोनों के परिणाम बराबर है, मतलब वो ये कह रहा है दोनों के परिणाम बराबर हैं, मतलब कि बिंदु P स्थिर है, कहीं नहीं जा रहा। देखना, विद्युत क्षेत्र अगर शून्य है तो जाहिर सी बात है कि E1 का परिमाण E2 के परिणाम के क्या होगा, बराबर, अर्थात आवेश क्या है, स्थित है। ठीक है, दोनों क्या है, यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो ध्यान से सुनना, यदि परिणामी परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है तो क्या होगा, तो बेटा सीधी सी बात है कि E1 का परिणाम बराबर होगा E2 के परिणाम के। क्यों, क्योंकि दिशा तो वैसे ही अलग है, होने दो, तो उससे क्या होगा, रख दो भैया बेटा इन दोनों को बराबर। तो इसका मतलब हमने रखा कि 1/4 पाई, ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर कितना आ गया Q1, और नीचे कितना आ रहा है x का स्क्वायर, ये बराबर है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना आ गया Q2, नीचे कितना आ गया, अरे r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से कट गए, तो कितना आ गया Q1/Q2 बराबर, ये देखिए Q2 नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर उधर पहुंच गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये शर्त है, यह शर्त है, काई की शर्त है, दोनों आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र होने की। यदि दोनों आवेश बेटा विजातीय होते, यदि एक धनावेश एक ऋणावेश होता, तो क्या होता, वो तो एक खींचता और एक उसी की तरफ क्या देता, धक्का देता, तब कंडीशन अलग होती। तो तब कंडीशन क्या होती वो मैं आपको बता देता हूं। तब कंडीशन जो होती कि यदि दोनों आवेश, ये तो कैसे सजाती है, तो दोनों आवेश विजातीय हों, दोनों आवेश विजातीय हों, तो क्या आ जाएगा, तो कुछ नहीं आएगा, सेम टू सेम आएगा, Q1 Q2 बशर्ते अकेले यहाँ जी आएगा एक्स स्क्वायर लिखा है ना जी, r माइनस एक्स, ये आ जाएगा r प्लस एक्स का स्क्वायर। कभी इस तरीके का कोई व्यंजक परीक्षा में आए और उस पर सवाल आए तो आप कर सकते हो। तो ये मैंने बता दिया बेटा आपको, अनेक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। अब सुन तो लो पहले, अनेक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र होता क्या है, इसका एक लाइन में उत्तर होता है, सभी क्षेत्रों, सभी विद्युत क्षेत्रों, ध्यान से, सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रों, ऐसा अच्छे लिखेंगे, अच्छा एक लाइन में लिखना है उसका उत्तर, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, बेटा मैं क्षेत्र का मतलब तीव्रता ही है, परिणामी विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग होता है। अब सदिश योग तो तुम्हें 11th से करना आता है, जैसे बहुत सारे विद्युत क्षेत्र हैं तो उनका परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डैश डैश, इस तरीके से। ये इस लाइन का डायरेक्ट उत्तर है। और ये मैंने क्या कराया कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र ये रहा। यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो, अर्थात ये Q आवेश पर कोई या बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो कंडीशन कौन सी है, ये, ठीक, तभी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। और यदि दोनों आवेश विजातीय होते तो कंडीशन कौन सी होती, ये। और ये तो मैंने इस लाइन का उत्तर बताया है। तो बेटे प्यारे बच्चों, मेरी मेहनत
आपको अच्छी लग रही होगी, आशा करता हूं। आप विश्वास नहीं करोगे। चलो अब यहां से कट करके मैं वीडियो को यूट्यूब पे डाल दूंगा। ये जो बातें हैं वो तुमसे बोलना है, बाकी और दुनिया के बच्चों को कोई इस चीज से मतलब नहीं होता है। मैं बेटा 10 बजे से करेक्ट 11 साढ़े 11 बजे तक मैंने 10th वालों को पढ़ाया। और बच्चे जब मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो मेरे पास माइक होता है। बच्चे अभी यहाँ पे मेरे पास माइक नहीं है, और मैं धीरे बोलूं तेज बोलूं मुझे नहीं पता आपको कितनी आवाज कब आती है। माइक लगा हुआ है तो मुझे बोलना पड़ता है, तो मेरा गला लग रहा है हल्का सा, लगातार सूख रहा है गला बिल्कुल। लगातार 3-4 घंटे बोलना बहुत बड़ी बात होती है बेटा, और आप सामने कोई बैठा नहीं है, मैं एक सेकंड भी बंद नहीं रहता बोलने से। समझ में आई बात। और लिखना पूरा पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है। समझ में आई। अब इसके बाद चलो यहां तक तो ठीक है कि सर 3 ही घंटे तो थे। बेटा 3 घंटे तो मैंने आपको पढ़ा लिया, अब 8 घंटे मुझे मेरी ड्यूटी करना है। आप ये भी देखिए रात के 12 बजे तक। आप समझिए बेटा बात को, यदि मैं आपके लिए यहां से इतनी मेहनत कर सकता हूं, अब पता नहीं, मुझे पता है कि मतलब आपको पता है कि नहीं मैं आपके लिए कर भी रहा हूं कि नहीं कर। इतना आसान नहीं है बेटा सब कुछ। ना ढंग का खाना मिल रहा है यहाँ पे, ना ढंग का रहना खाना, कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं आप बच्चों को पढ़ा लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और पढ़ा लेता हूँ क्लास हो जाती है तो बिल्कुल सुकून मिलता है फिर। और ये सुकून ना मेरे को जॉब से मिल रहा, ना मेरे को यहाँ पे रहने से मिल रहा, ना खाने से मिल रहा, ना कुछ भी, ना घूमने जाता हूँ कहीं पे मिलता, केवल पढ़ाने से मिलता है। तो मेरे इस पढ़ाने का, इस मेहनत का आप यदि कुछ परिणाम निकाल लो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकालो तो रहने दो बेटा। अभी मैं 3 बजे जाऊंगा, आप 3 बज चुके हैं आपके, तुरंत गाड़ी उठा के जाएंगे और 3 बजे से और रात के 12 बजे तक, हालांकि थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, 10-11 तो फिर भी बच जाते हैं, खाना खाते हैं तो 12 ही बज जाते हैं, तब सो पाते हैं 12 बजे। ठीक है, और सुबह उठ के, और बेटा देखो ऑनलाइन पढ़ाना होता है तो थोड़ा सा देखना भी रहता है कि कैसा क्या करना है। अब हम कोई इतने एक्सपीरियंस्ड टीचर नहीं है कि डायरेक्ट आएंगे और तड़ातड़ लिखते चले जाएंगे। हालांकि काफी टाइम हो गया, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं किताब में जिनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हल्का सा देख के ही लिखना पड़ता है, और कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। अब आज जैसे 11th का मैं पढ़ा रहा था, तो बेटा 11th में थ्योरेटिकल टॉपिक था पूरा, क्या था पता है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, उसमें उसके उदाहरण। अब 10 के 10 उदाहरण क्या है कि आप जमीन पे कैसे चल पाते हो, घोड़ा गाड़ी आगे कैसे खींच पाती है, आप पानी से, कुएं से पानी खींचते हो तो आप पीछे क्यों गिर जाते हो। अब इसमें कुछ लिखना थोड़ी है, कुछ व्यंजक थोड़ी है, हैं? जैसे आपको पहले दिन की वीडियो लगी होगी कि सर क्या बोलने लग रहा है, क्या पढ़ाने लग रहा है। अब आप जैसे जैसे आगे, तो कुछ टॉपिक अच्छे होते हैं तो कभी पेशेंस मार के बैठे रहा करो, कम समझ में आ रहा है तो आप बैठे रहा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपसे बेटा यही निवेदन है मेरा कि आप सब अपने माता पिता की मेहनत की तरफ देखो बेटा, कि वो आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए आपके टीचर कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का आप कोई भी अर्थ नहीं निकाल के लेके आओ और ऊट पटांग चीजों में दिमाग लगाओ, मोबाइल का गलत उपयोग करो तो बेटा फिर हमें बुरा लगता है। मुझे वहां से भी अपनी कोचिंग की बातें पता चलती रहती हैं, क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ पता चलता रहता है बेटा। यहाँ मैं कोई, मैं किसी और दूसरे ग्रह पे नहीं हूँ, यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं पहुंच पाती हूँ, सब पहुंच जाती हैं यहाँ पे मेरे पास बात है। ठीक है, तो सभी बच्चे बेटा अच्छे से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण बेटा, ठीक है, जाइए।